वेलकम प्रोटीन्स। तो हमारा सेकंड क्लास है ये, जहां पर हम फिर से आपके लिए 30 ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हैं साइंस का। 2025 के बोर्ड में आपको इससे बहुत हेल्प होने वाला है, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस है बहुत वीवीआई है और पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आपको क्या करना है, बस अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता जाऊँगा, अपने हिसाब से आप आंसर कीजिएगा। जितना आप करेक्ट कर पाते हैं उसको आप कमेंट में लिखिएगा लास्ट में कि आपने कितना करेक्ट किया है, 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। आप इस तरह कर सकते हैं कि जो मिस्टेक होंगे वो आप गिन लेंगे और लास्ट में लिख देंगे कि इतना माइनस करके हमारा इतना मार्क्स आ रहा है। इससे आपको बहुत हेल्प होने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि तैयारी आपकी कैसी है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। मानव शरीर में कोशिका जो है सबसे लंबी मांसपेशी वाला है कि तांत्रिका वाला है कि रक्त वाला है कि हृदय वाला है? तो आपको पता होना चाहिए सही आंसर इसमें से क्या होगा। तांत्रिका कोशिका आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो तांत्रिका कोशिका यानी जो न्यूरॉन नर्व सेल होता है वो हमारे शरीर का सबसे लंबा कोशिका होता है। वो कहाँ पाया जाता है? हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, हमारे ब्रेन में, हमारे बैकबोन वगैरह अंदर से जो होता है ना, वो तांत्रिका कोशिका होता है। और ये इसका जो डिज़ाइन होता है आपने वो भी पढ़ा होगा, ऐसे होता है ना, हेड ऐसा करके, ये वाला एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कई दफ़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने फ़ोटो वोटो भी बनाए होंगे इसके, कहने का मतलब और डिटेल इसके पढ़े होंगे। तो उस पर हम अभी नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ ये समझते हैं कि तंत्रिका कोशिका, इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक, एक मीटर लंबाई जो है इसकी होती है इस सेल की। उसके अलावा रक्त कोशिका जो है ये तो छोटा छोटा होता है, आपको पता ही है। और हृदय कोशिका ये भी हालांकि लंबा लंबा ही होता है, और जो मांसपेशी वाला है वो भी लंबा लंबे डिज़ाइन का ही होता है। लेकिन जो सबसे लंबी कोशिका है हमारे शरीर में वो क्या है? तंत्रिका कोशिका है। तो ये हमारा जो है सही जवाब होगा। मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा हर एक क्वेश्चन को, उसके बाकी ऑप्शंस को। इससे आपको हेल्प होगा कि एक क्वेश्चन भले ही मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आपको साथ साथ में 4 क्वेश्चन कम से कम जो है सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पाचन प्रणाली के अंदर में जो हमारा पाचन है वो मुख से शुरू हो जाता है, ओके। तो वहाँ पर हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या न्यूक्लिक अम्ल, कौन सा जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो पाचन शुरू होता है? तो आपको पता होना चाहिए सही आंसर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। जब आप खाना को चबाते हैं तो आपके मुँह में ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। कौन सा एंजाइम, हाँ, कौन से एंजाइम के द्वारा होता है? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है। आप उसको जो है कमेंट में लिखिएगा कि क्या स्टार्च जो है शर्करा में चेंज होता है कि नहीं है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है जो मुंह से ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन जो है वो तो आपके पेट में जाके होगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? हमारे आंत में नहीं, स्टोमक में, पेट में होता है प्रोटीन का पाचन, ओके। उसके बाद आपको वासा का तो होता है आंत में, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल का भी आंत में। तो यहाँ पर हम जो है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आंसर है कार्बोहाइड्रेट। लैटेक्स पाया जाता है, भाई पेड़ पौधे का हिस्सा है लैटेक्स। आपने पढ़ा होगा कहीं पर लैटेक्स किस में होता है, चीड़ में या गुलाब में या कनेर में या आम में? तो आम में तो आपको पता होगा, आम में क्या पाया जाता है? आम में लैटेक्स नहीं पाया जाता है, चीड़ में भी नहीं और गुलाब में भी नहीं। कनेर में जो है क्या होता है सर, आपका लैटेक्स पाया जाता है। रेजिन पाया जाता होगा आम में, है कि नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुधिर दाब किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रुधिर दाब का मतलब ब्लड प्रेशर, विरेचन द्वारा, थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा और एड्रिनल द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा विरेचन है ये तो भाई अलग ही काम का है, ये तो मेल हार्मोन रिलीज करने के लिए है ना। थाइमस, हाइपोथैलेमस, ये थायराइड अलग हो गया। आपको एड्रिनल द्वारा हो जाएगा। एड्रिनल द्वारा क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है नियंत्रित होता है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप जो है क्या आंसर कर रहे हैं? अगर आपका डी आंसर है तो सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? हमारा फेफड़ा आता है श्वसन तंत्र के अंतर्गत, हमारे नलिका आता है, श्वास नली जिसको हम लोग कहते हैं। उसके अलावा हमारा नाक है, तो ये श्वसन तंत्र में आता है। और मधुमेह, ये डायबिटीज़ जो है ये तो आपको शुगर से रिलेटेड है, तो ये तो हमारे किसी भी श्वसन तंत्र को शायद इफेक्ट नहीं करता है अगर देखा जाए तो। मलेरिया, ये तो परजीवी, एक तो परजीवी जो है बीमारी है। और निमोनिया और डायरिया तो आपको जो है पेट से संबंधित बीमारी है। तो ये भी हमारे पाचन तंत्र को, श्वसन तंत्र को जो है इफेक्ट नहीं करता है। यहाँ पर निमोनिया है, बेसिकली ये निमोनिया क्या करता है सर, हमारे फेफड़े को इफेक्ट करता है। अब जाहिर सी बात है फेफड़ा इफेक्ट होगा तो श्वसन तंत्र तो इफेक्टिव
होगा ही। इसीलिए अगर ये फेफड़े को इफेक्ट करता है तो ये हमारे श्वसन तंत्र को क्या कर देगा सर, इफेक्ट करेगा। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जीन शब्द, ये जीन शब्द विलियम जॉनसन ने क्या करा था, हम लोगों को दिया था। अगर आपने बी आंसर किया है तो ये सही जवाब है, विलियम जॉनसन। ओके, उसके अलावा मेंडल क्या है, वंशानुगत का नियम दिया था। लेमार्क क्या है, लेमार्क ने हमें डार्विन ने तो प्राकृतिक चयन का दिया था, है कि नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, मैं लेमार्क का भी बोल रहा हूँ, तो इसमें आपका जॉनसन हो जाएगा जिसने जीन शब्द का प्रयोग किया था। इसने वंशानुगत वाला और इसने प्राकृतिक चयन का जो है खोज किया था। तो जीन शब्द जॉनसन साहब, अगर आपने जॉनसन लगाया तो सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। द्विखंडन आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसका शरीर 2 टुकड़ा में बढ़ जाता है। आपने अमीबा का ऑप्शन जो है सुना होगा पहले। तो यहाँ पर ईस्ट में है कि पैरामीशियम में है कि यूग्लिना में है कि अमीबा में है, तो अमीबा ऑप्शन दिया हुआ है। अमीबा का आपको पता ही होगा कि जैसे एक सेल होता है अमीबा का, है ना, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस पहले डिवाइड होकर 2 होता है और फिर वो न्यूक्लियस बाद में जब 2 हो जाता है तो फिर वो सेल भी धीरे धीरे 2 अलग अलग सेल में बढ़ जाता है। इस तरीके से अमीबा में एक नया जीव उत्पन्न होता है कि नहीं है। तो इसमें से द्विखंडन किस में होता है। अच्छा, द्विखंडन किस में नहीं होता है, तो द्विखंडन ईस्ट में नहीं होता है, ये पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, ईस्ट में नहीं होता है। ईस्ट में नहीं होता है क्यों, क्योंकि ईस्ट में होता है आपको मुकुलन होता है, उसमें बर्ड्स निकलते हैं, कले निकलते हैं ईस्ट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट, ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये भी एक प्रकाश चैप्टर से बहुत अच्छा सवाल है, आपने पहले भी सुना होगा कि प्रकाश की किरण मोड़ने की जो क्षमता है उसका हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता, क्योंकि लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम तो होगा नहीं, लेंस की समंजन क्षमता। बेसिकली ये जो चीज़ है ये टर्म रिलेटेड है आँख से। हमारे आँख में क्या होता है, लेंस होता है। हमारे आँख में जो लेंस होता है उसके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो नज़दीक के चीज़ को या दूर के चीज़ों को फोकस करे, एडजस्टमेंट जो है वो कर सकता है, उसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं। तो लेंस की क्षमता जो है क्या है, प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। अवतल लेंस द्वारा, पहले तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जब भी सवाल आएगा तो एक तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि लेंस पूछ रहा है या मिरर पूछ रहा है, ठीक है, यानी दर्पण पूछ रहा है या लेंस पूछ रहा है, ये चीज़ पहले क्लियर करो। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, लेंस, ये शब्द देख लीजिएगा, एग्जाम में कई दफ़ा क्या होता है कि इसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। अब अवतल लेंस कौन सा, उत्तल लेंस कौन सा है। एक ऐसा लेंस है और एक ऐसा लेंस है कि नहीं है। तो ये वाला उत्तल है और ये वाला अवतल है। अगर हम देखेंगे तो इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है, हमारा अभी इससे पूछ रहा है, तो आपको याद होगा कि इसमें एक ही तरह का प्रतिबिंब हमेशा बनता है। वो क्या होता है, छोटा होता है। बात सही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल जल्दी से बना लेता हूँ। अगर मान लीजिए इस तरह से है ना, इधर से कोई लाइट आ रहा है ऐसे, तो ये लाइट इधर मुड़ जाएगा और ये ऐसे 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 पीछे की ओर बढ़ेगा, है कि नहीं है। इधर जो है इससे फिर ये एक सेंटर से जाएगा और इस तरह से एक छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो है वस्तु के आकार से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है और सीधा भी होता है। ऑफकोर्स सीधा होता है, आभासी होता है ना, बिल्कुल आभासी होता है, क्योंकि आभासी किरणें मिलकर के ही ये जो है प्रतिबिंब बनाती हैं। तो इनमें से सही क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के ये सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक का मतलब क्या होता है। मान लीजिए क्या कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे होते हैं, पूरी तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं देते हैं या ले नहीं लेते हैं, बल्कि इनका इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में, उसका इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में सहयोग के साथ चलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक कहते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पर पोटाशियम क्लोराइड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पोटाशियम क्लोराइड आपको पता होगा, पोटाशियम 2 क्लोरीन, ये क्लोराइड क्लोरीन से आया है, पोटाशियम से आया है। यहाँ पर देखो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो CH4 है ना, इसमें कार्बन है, ठीक है, बाकी में एक में भी कार्बन नहीं है। इसमें क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। तो जहाँ पर कार्बन आ जाएगा, कार्बन की एक खास बात है, कार्बन की एक खास विशेषता है कि कार्बन कभी भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन नहीं करती है, पूरी तरीके से दे नहीं देती है या पूरी तरीके से ले नहीं लेती है, बल्कि ये शेयरिंग के साथ हमेशा सहसंयोजक बंधन हमेशा जो है बनाता है। कौन, कार्बन। कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन वाला ऑप्शन एक ही तो है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्बन हमेशा क्या करता है, सहसंयोजक, बाकी तो आयनिक बनाते हैं, आप देख सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड का अम्लीय विलयन कैसा होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अच्छा सॉरी अम्लीय विलयन मैं बोल दिया,
जलीय विलयन कैसा होता है, तो यहाँ पर उदासीन बोल रहा है, अम्लीय बोल रहा है, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं है कि नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, कोई एक ही होगा, या तो अम्लीय या तो क्षारीय या तो उदासीन। तो न्यूट्रल नहीं है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl। तो NH4Cl अगर पानी में मिलेगा, अगर इसको हम पानी में मिलाएंगे तो ये जो है आयन देगा अम्लीय। कैसा देगा, अम्लीय। ठीक है, क्षारीय या उदासीन नहीं होगा। तो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आई होप कि आपका सही जा रहा होगा। अगर आपको क्लास ठीक लग रहा है, मैं तेज़ी में जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वो करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। आप तैयारी कर रहे होंगे पहले से ही, और ये बस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप जो तैयारी किए हुए हैं अपने आप को थोड़ा सा परखिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आप क्वेश्चन का आंसर किस हद तक कर पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाए गए सारे सवाल हैं। तो आप अगर इस तरह के क्वेश्चन हल कर ले रहे हैं तो आगे भी आप 2025 में इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा कर लेंगे। इसके पीछे का एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि जो पैटर्न होता है वो इसी तरह का होता है। इससे आपको ये समझने में आसानी हो जाती है कि किस तरह के सवाल जो है किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप मान लीजिए क्या कि ये सवालों के जवाब आप कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ठीक है। और नहीं कर पा रहे हो तो आपको अभी कम टाइम के अंदर में ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ताकि आप कम से कम एक ठीक ठाक मार्क्स भी साइंस में ला सको। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता। अगला सवाल जो है वो है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा पहले तो आपको समझना चाहिए कि स्वच्छ ऊर्जा क्या होता है। ऐसा स्रोत जिससे कि किसी भी तरह का गैस वैस ना निकलता हो, किसी भी तरह का हार्मफुल सब्सटेंस जो है रिलीज ना होता हो। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश का प्रॉब्लम यह है कि मैं ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, इसीलिए बीच में जो वर्ड्स आ जाते हैं। आई होप कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कोई भी ऊर्जा जब हम उसको खपत करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें से क्या होता है, वेस्टेज निकलता है। अगर वो वेस्ट हार्मफुल है, नुकसान पहुंचाने वाला है, तो वो जो है अच्छा स्रोत नहीं है, स्वच्छ स्रोत नहीं है। यहाँ पर कोयला जैसे है, ये भाई स्वच्छ स्रोत नहीं है। इसमें से धुआं निकलता है, क्या खतरनाक, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लकड़ी को भी जलाते हैं तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, धुआं निकलता है, खतरनाक। प्राकृतिक गैस से भी ऐसा ही कुछ होता है। तो इनमें से सभी का ऑप्शन, अरे ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, प्रिंट मिस्टेक। ओके, देखो आपको पता होना चाहिए स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जलीय ऊर्जा हो गया। उस तरह का ऊर्जा क्या होता है, स्वच्छ ऊर्जा होता है। ये सब स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या सही जवाब क्या लगाया था बताइए। आप में से कोई कोयला लगा करके तो नहीं चलेगा, या गैस, ये प्राकृतिक गैस देख करके कि भाई यही लग रहा है कि थोड़ा अलग ऐसा कुछ नहीं है। ओके, कंसेप्ट क्लियर रखना है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। इतना आसान सवाल, लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि इस तरह के सवाल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में बेसिकली एक अलग तरह का प्रेशर रहता है, तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि आसान आसान चीज़ें भी हमें परेशान करती हैं। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना, पॉजिटिव रहना है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए रहेंगे तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। प्लास्टिक सुचालक कैसे हो सकता है, प्लास्टिक तो कुचालक है। आयोडीन, आयोडीन का नाम आपने सुना है, ये भी कुचालक है। गंधक और ग्राफाइट, भाई ग्राफाइट का नाम आपने पहले सुना हुआ है कि एक ऐसा अधातु है जो क्या है, सुचालक है, कार्बन से बना हुआ होता है। कार्बन के जो अपरूप या परारूप क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, वो तीन होते हैं ना, एक होता है डायमंड यानी हीरा, एक होता है ग्राफाइट और एक होता है बकमिस्टर फ्लोरीन। ये तीनों में से एक ग्राफाइट है। ग्राफाइट से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। विद्युत का वो जो है सुचालक है, और आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा। आइए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। देखिए, मैग्नीशियम फीता, मैग्नीशियम रिबन देखने में कैसा लगता है, स्टील जैसा लगता है। जब उसको हम जलाते हैं तो बहुत चकाचौंध रोशनी निकलती है उससे। आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि चकाचौंध रोशनी निकलती है। ऐसा रोशनी जिसको देखने में लगता है आँख चौंधिया जाए, कहते हैं जिसके हम लोग। ठीक है, तो ये जो रोशनी होती है चमकीला उजाला रोशनी होती है, ना कि नीला, ना कि पीला और ना कि लाल। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें है क्या है, सहसंयोजक बंधक कितना गो है, 9 गो, 8 गो, 7 गो, 6 गो। सहसंयोजक बंधक तो है ही कार्बन के वाला। फिर देखिए एक दोबारा से ये चीज़ आ गई आपको। देखिए, जब बात कार्बन की हो, कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा, सहसंयोजक बनाएगा। अब कितना बॉन्ड इसमें है गिन सकते हैं। C2 मतलब 2 गो कार्बन, ये लीजिए 2 गो कार्बन हो गया। H6 1 2 3 4 5 6 है ना, इधर भी H होगा, इधर भी H होगा, इधर भी H होगा, इधर भी H होगा, और ऊपर और साइड में। अब आप देख सकते हैं इसमें कुल मिलाकर के कितने बॉन्ड हो गए। तो एक इसमें 1 2 3 4 5 6, C2H6 H6 हो चुके हैं। इथेन का आणविक सूत्र है C2H6। इसमें कितने सहसंयोजक बंधक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए 7। तो सही जवाब क्या हो जाएगा,
7 सहसंयोजक बंधक हैं। ओके, कितने बॉन्ड्स हैं, कितने बंधक हैं? 7। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं क्लास 10th के मैट्रिक बोर्ड के लिए, जो कि अभी 2025 में होने वाला है। तो याद रखिएगा, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, आपको पता ही होगा, हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर कर देते हैं डॉक्टर्स, और आपने बहुत लोगों को ऐसे हाथ लटका के देखा भी होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि वो पीओपी होता है। क्या होता है वो? पीओपी। धोबिया सोडा कैसे हो सकता है भैया? धोबिया सोडा से हम लोग कपड़ा धोते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। मैं जो पीओपी कह रहा था वो यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फार्मूला क्या होता है कमेंट कर दीजिए जिसके उसका आता है, क्योंकि इसका फार्मूला भी कई दफ़ा पूछा जाता है। कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ओके, हेमीहाइड्रेट। कली चूना तो हम लोग दीवारों को पेंट वेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जिप्सम, जिप्सम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कन्फ्यूजन हो सकता है जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए उनको, कि ये जो पीओपी है और जो जिप्सम है इसमें थोड़ा सा रिलेशन है। जिप्सम जो होता है वो पीओपी का ही कच्चा रूप होता है, तो सही आंसर इसका पीओपी होगा। कच्चा रूप जिप्सम इस्तेमाल नहीं होता, पीओपी इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Zn + CuSO4 gives ZnSO4 + Cu। अगर ये इक्वेशन आप देख रहे हैं तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है? हम लोगों ने इक्वेशन के टाइप पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोगों ने 5-6 प्रकार जो एनसीईआरटी में पढ़े थे, उन्हीं में से एक सवाल है कि इसमें कैसा बंधक बन रहा है। ये संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है या वियोजन अभिक्रिया है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। अगर दो चीज़ें टूट जाएंगी तो यहाँ पर टूटने उठने का तो लग नहीं रहा है। उसके बाद है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में आयन एक्सचेंज होता है, आयनों का जो है स्थानांतरण होता है। यहाँ पर आयनों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन में क्या होता है कि एक पावरफुल कोई भी एलिमेंट दूसरे को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो Zn है वो Cu की जगह लेकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर ये Zn क्या है? Cu की जगह लेकर बैठा है। Zn अलग था, यहाँ पर Cu अलग है। Cu को भगा दिया और Zn जो है खुद उसके जगह जा करके बैठ गया, तो ये क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गया। इन्होंने विस्थापित कर दिया, Zn ने Cu को विस्थापित कर दिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें जब जुड़ती हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के जो इक्वेशन होंगे वो संयोजन अभिक्रिया होगा। तो ये सवाल का जवाब आपने सही दिया होगा आई होप के। और कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, आप गिनिएगा ज़रूर, कमेंट में लिखिएगा आपको सेशन कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारे पास, सजीव जीवधारियों के द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? हम लोग कैसे नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं? यूरिया उत्सर्जित करते हैं। यस, हम लोग करते हैं यूरिया, आपको पता ही होगा। अमोनिया, हाँ हम नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ इंसान की बात नहीं कह रहा, सजीव कह रहा है, सजीव। तो सजीव के अंदर मछली भी आते हैं, सजीव के अंदर पक्षी भी आते हैं, इंसान भी आते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया जो होता है मछलियाँ उत्सर्जित करती हैं, यूरिक अम्ल ये भी पक्षी उत्सर्जित करते हैं। कुल मिलाकर के बात है कि इनमें से सभी सही जवाब इनका हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ मानव देता तो यहाँ पर हमारे पास यूरिया ज़्यादा करेक्ट आंसर होता है ना। यूरिक अम्ल वगैरह भी हम लोग हालांकि उत्सर्जित करते हैं, लेकिन सजीव जब बोल दिया तब तो डाउट ही नहीं है, तीनों जो है इसमें आएगा। ये सब हम लोग उत्सर्जित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी डाल देता तो भी हो जाता। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए, किशोरावस्था में हमारे बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, और आप जो है टीनेजर्स, किशोरावस्था वाले, हमारे चैनल का नाम क्या है? प्रोटीन्स, प्रोफेशनल टीनेजर्स। तो टीनेजर्स, आप ही का ये सवाल है कि आपके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं इस उम्र में वो किस रीज़न से आते हैं? तो हमारे पास हार्मोन होता है कुछ स्पेशल। ये हार्मोन बचपन में एक्टिव नहीं होता है, एक उम्र के बाद ये एक्टिव होता है। वो टेस्टोस्टेरोन है जो मेल में, पुरुष में हम लोगों को परिवर्तन लाता है शरीर में। थायरॉक्सिन तो नहीं होगा, एस्ट्रोजन है जो महिलाओं में जो है परिवर्तन लाते हैं, बॉडी में चेंजेस लाते हैं किशोरावस्था में। थायरॉक्सिन भी हालांकि हेल्प करता है, ऐसी बात नहीं है, थायरॉक्सिन भी हेल्प करता है अगर आप डिटेल में जाएंगे तो, लेकिन इनका रोल उतना अहम नहीं है। देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रोल बहुत अहम है हमारे किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को लेकर के। इसीलिए ऑप्शन ए और सी हमारा क्या हो जाएगा सर? दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला चलिए, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन रखता है शरीर का संतुलन बनाए? क्रेनियम या सेरिब्रम या सेरिबेलम या मस्तिष्क स्टेम? क्रेनियम तो भाई खोपड़ी को कहते हैं, ये तो प्रोटेक्शन करता है, तो ये क्या संतुलन बनाएगा? सेरिब्रम जो होता है, यस काम का है, इसमें याददाश्त वगैरह होती है। सेरिबेलम लेकिन हमारे बॉडी का संतुलन बनाने में काम करता है, तो सेरिबेलम सही ऑप्शन होगा। मस्तिष्क स्टेम इसका भी अपना ही काम है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सेरिबेलम है, क्योंकि कंट्रोल करने का बॉडी को यही करता है। और सेरिबेलम में भी हमारे याददाश्त होते हैं, और क्रेनियम हमारा जो है खोपड़ी को कहलाता है,
तो ये भी हमारा हो जाएगा। PDF मैंने गलत से दूसरा वाला ले लिया था, वरना मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया था। आइए, द्विखंडन पाया जाता है किसमें? एक अगला सवाल है हमारे पास VVI, वही फिर से जनन चैप्टर से। द्विखंडन किसमें होता है? विभिन्न प्रकार के जनन आपने पढ़े थे जीव में, उनमें से एक है द्विखंडन, मतलब टूट करके टुकड़ा हो जाना, है ना, और दो अलग अलग जीव बन जाना। स्पंज में होता है क्या? स्पंज में नहीं होता, इसमें तो मुकुलन होता है। उसके अलावा हाइड्रा में आपको जो है मुकुलन होता है। हाइड्रा में भी, हाइड्रा में टूटता है ना, क्या होता है उसका? मुकुलन बोलते, क्या बोलते हैं उसको? जैसे अगर है ना ऐसा, ये हाइड्रा है, बर्डिंग बोलते हैं क्या इसको इंग्लिश में। और इसमें इस तरह का ये जो पार्ट है ये टूट जाता है और फिर नया सा बन जाता है। जीवाणु में द्विखंडन, जीवाणु में, यस जीवाणु में हो सकता है द्विखंडन। किस में होता है? जीवाणु में द्विखंडन हो सकता है, बैक्टीरियाज में द्विखंडन हो सकते हैं, लेकिन स्पंज में तो नहीं होगा, हाइड्रा में तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये जीवाणु में सही होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलिए, आमाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आमाशय से, आमाशय बोले तो हमारा पेट, जो असल पेट है। देखो वो स्टोमक जो है वही असल पेट है, खाना खाते हैं तो वही जाता है उसी बोरा में। बाकी उसके बाद हमारे पास और भी आंत वगैरह है जो पाचन में हमारे आगे का काम करता है, लेकिन आमाशय जो है वही असल पेट है। तो एपिनेफ्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, अरे आमाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ओह, अरे मैं गलत पढ़ दिया, सॉरी। आमाशय नहीं है, आग्नेयाशय है। मैं ये फिर ऑप्शन देख करके मुझे जो है ये लगा, असल में फ़ॉन्ट जो होता है हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स होता है, इसलिए ये आमाशय नहीं आग्नेयाशय है, पढ़ने में दिक्कत हुआ था। एपिनेफ्रॉन, नॉरएपिनेफ्रॉन, ये तो आपको एड्रिनल से रिलीज़ होता है। टेस्टोस्टेरोन तो टेस्टिस से, विरेचन से रिलीज़ होता है, आपको पता ही होगा। इंसुलिन जो है ये जो है हमारा आग्नेयाशय से रिलीज़ होता है। इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, लो करता है। ओके, तो कभी कभी ये भी सवाल पूछे जाते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए VVI है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? देखिए हमारे बॉडी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर कभी कटकुट हो जाता है तो रक्त का थक्का बनना ज़रूरी होता है, वरना क्या हो जाएगा? बहुत सारा रक्त बेकार ही निकल जाएगा। देखिए रक्त बिंबाणु है और श्वेत रक्त कोशिका है, लाल रक्त कोशिका है, और इनमें से कोई नहीं है। देखिए लाल रक्त कोशिका का काम क्या होता है? बेसिकली ये ऑक्सीजन को हमारे शरीर में यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करता है। कौन? लाल रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका क्या करता है? ये बेसिकली हमारा जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, जिसका हम कह सकते हैं कि हमें प्रतिरक्षक जो हमारा प्रणाली है ना, उसको मजबूत करता है। रक्त बिंबाणु जो होता है ये हमारे रक्त का थक्का बनाने के लिए हेल्प करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? भाई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? किस तरह का ऊर्जा देख लेते, चलो। हीलियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम, क्रेमियम। भाई बम फोड़ दो। आपको पता होना चाहिए कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर हथियार बनाए जाते हैं, तो उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। तो ऊर्जा का अगर आपको चाहिए बढ़िया कुछ करना है, ऊर्जा का फोड़ना उड़ना है, तो उसके लिए आपको यूरेनियम काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। एल्युमिनियम या क्रेमियम, क्या है, क्रोमियम, इससे नहीं होने वाला भाई, मेटल्स हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? ये तो बहुत आसान सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की ज़रूरत है। हमारे बॉडी में पाए जाते हैं पार्ट्स तो आपको पता ही होगा। अंडाणु क्या होते हैं? मेल में पाए जाते हैं। नर युग्मक हैं शुक्राणु। अच्छा एक मिनट, नर युग्मक हैं, नर, अरे मेल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। गर्भाशय, शुक्राणु, अंडाणु, फेलोपियन नलिका। तो आपको ये और ये तीनों कहाँ होते हैं? फीमेल्स में होते हैं। शुक्राणु कहाँ होता है? मेल्स में होता है, ठीक है, मेल का ही पूछा है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा, नर युग्मक। आगे की ओर, नर मादा में मुझे बचपन से ही प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं बहुत दिनों तक ये कन्फ्यूज़न रहा मुझे कि भाई कौन सा नर कौन सा मादा, ठीक है। बहरहाल मेल फीमेल से याद रहता है। परजीवी पौधे का एक उदाहरण कौन सा इसमें से है? परजीवी का मतलब क्या होता है? ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए किसी दूसरे सड़े गले या किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर गोबर छत्ता जो है आश्रित होता है, ब्रायोफाइलम, अमरबेल, चीड़। परजीवी पौधा कह रहा, ओ परजीवी पौधा, सड़े गले पे नहीं, ऐसा पौधा जो दूसरे जीव पर आश्रित होते ना। तो यहाँ पर अमरबेल का पौधा हो जाएगा। देखो अमरबेल जो होता है वो लत्ती होता है, जो क्या होता है किसी पेड़ वेड़ पे जो है लटका हुआ रहता है, थोड़ा येलो कलर का, है ना, वो अमरबेल का पौधा है, जो परजीवी पौधा आप कह सकते हो, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? एक कमरे में इतना 60 वाट, 200 वोल्ट एवं 40 वाट
200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े। भाई ये काफ़ी अच्छा सवाल दे दिया यार, है ना। ये तो काफ़ी भारी सवाल है, अगर देखा जाए तो इसमें एक अच्छा खासा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वी स्क्वायर बट्टे पी आर बराबर। यस, पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। दो अलग अलग उपकरण हैं, एक उपकरण का अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है वोल्टेज, दिया हुआ है V दिया हुआ है और P दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। दूसरे का भी आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 60 वाट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 200 वोल्ट है, तो यहाँ पर वोल्टेज आपको V दिया हुआ है और P दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर भी आपको V दिया हुआ है और P दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर आपको टोटल वोल्टेज दिया हुआ है और कुल उपभोक्त शक्ति का इस्तेमाल करना है, P हमको निकालना है। देखो भाई ये काफ़ी भारी सा सवाल है। अगर आपको हम बताएं तो ओवरऑल इसका कंसेप्ट क्या है, पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे, मतलब एक पहले डिवाइस के लिए फिर दूसरे डिवाइस के लिए रेजिस्टेंस निकालेंगे। फिर रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग को फिर P का फॉर्मूला जो है बाद में लगाना पड़ेगा, जिसका होता है V स्क्वायर बट्टे R। तो पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको रेजिस्टेंस निकलेगा दोनों के लिए, मतलब इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, 2 बार R निकलेगा, R1 R2, ठीक है। ये फॉर्मूला 2 बार लगाएंगे दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है, यहाँ पर रख करके। फिर उसके बाद P लगाएंगे दोनों के लिए अलग, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, ठीक है। और टोटल वोल्टेज P में जब लेंगे तो हमारा V ये वाला हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप जोड़िएगा तो क्या आपका आंसर आता है उससे पता चलेगा। आई थिंक, है ना, मैंने ये क्वेश्चन जब पहले देखे थे तो मेरे ख्याल से 25 वाट का आंसर आया था। एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है ऑब्जेक्टिव में, कुछ ऑब्जेक्टिव जो लोग उतने सीरियस नहीं है न्यूमेरिकल्स को लेकर के वो छोड़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको ट्रिक बता दिया था, आप घर पे खुद ट्राई कर सकते हो, आप कर लेना, है ना। उसका आंसर शायद 25 वाट ही आएगा, मैंने किया था इसका सोल्यूशन एक दफ़ा पहले, तो मैंने तरीका बता दिया है। फिर एक बार मैं रिपीट कर दिया जल्दी से। यहाँ पर आपको PV दिया हुआ है, PV दिया हुआ है, R1 और R2, एक बार इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इस बार एक बार इसके लिए लगाएंगे, 2 बार निकल जाएगा। वैल्यू अगर पूरी तरीके से पॉइंट में आ जाता है तो अप्रॉक्स वैल्यू ले लीजिएगा, मतलब लगभग में ले लीजिएगा। उसके बाद पावर का वैल्यू P1 P2 जो है 100 वोल्ट को दे करके निकालिएगा। V है ना, R तो यहाँ से आ चुका होगा दोनों के लिए, और V यहाँ पर दोनों में 100 लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है P1 और P2 जाएगा उसको जोड़ दीजिएगा, तो आपका इनमें से कोई एक आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन भी है, वो कौन सा है सर, कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है, विद्युत पावर का P बराबर 8। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर का क्या होता है सर, बहुत सारा फार्मूला होता है, अलग अलग फार्मूला से हम पावर का अलग अलग क्या निकाल सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर I स्क्वायर बटे R भी होता है, V स्क्वायर बटे R भी होता है, VI भी होता है, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, हमारे पास पावर का फार्मूला हो जाएगा। आप कुछ यूनिट जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, कुछ फार्मूला जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, एग्जाम में एक आध सवाल से ज़रूर आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है 29 सवाल, और आखिरी सवाल हमारे पास है उत्तल दर्पण के आवर्धन का महत्व मान। उत्तल दर्पण के आवर्धन का, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्धन क्या होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। बात यहाँ पर दर्पण की कर रहा है, याद रखिएगा इसको, यहाँ पर लेंस की नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही सवाल में आपको इस चीज़ को क्लियर किया था कि जब भी दर्पण और लेंस वाला सवाल आए तो पहले क्लियर कर लीजिएगा कि लेंस की बात कर रहा है या दर्पण की बात कर रहा है। तो यहाँ पर दर्पण की बात कर रहा है। और अब एक वर्ड यहाँ पर आवर्धन है, तो आवर्धन आपको पता होना चाहिए कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी जो आपको वस्तु का साइज़ है, आकृति है, और जो प्रतिबिंब के का जो साइज़ है, दोनों को बट्टे करते हैं, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। कितना आता है, 0 1, क्योंकि इसमें हमेशा छोटा बनता है। अवतल दर्पण से क्या, उत्तल दर्पण से हमेशा क्या बनता है, वस्तु जो होता है, वस्तु से उसका हमेशा छोटा बनता है प्रतिबिंब। जब छोटा बनेगा तो इसका मतलब है कि अगर वस्तु 1 है तो प्रतिबिंब 1 से कम ही होगा, यानी सबसे छोटा 0 और हाईएस्ट 1, तो सबसे कम 0 और सबसे बड़ा 1। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या है, 1 हो जाएगा। अगर 1 महत्तम मान, आगे चलते हैं सर। ओके, इस तरीके से हमारा ये 30 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं आज के सेशन में। आपको कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स आए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 के मैट्रिक बोर्ड के लिए जो हमने आपके लिए लाया था उसमें आपके क्या मार्क्स आए, आप 30 में से कितना सही कर पाए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा सेशन को। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।